नाउ आज हम लोग रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और रिवीजन में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन अबाउट हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर डीलिंग विद द चैप्टर्स। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, मतलब डिटेल से डिस्कशन तो करेंगे बट उनको ऐसे करके रिवाइज करेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक भी अच्छे समझ में आ जाए और आपका कवरेज एरिया थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो। ठीक। एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने टॉपिक्स में, आप जानते हो कि वहाँ पे पहले आप अगर चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर कुछ डिस्कशन क्वांटा या क्वांटम के बारे में हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इनके डिस्कशंस के बारे में पहले स्टार्टिंग में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है बोलो? स्पेक्ट्रम। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो बेटा इसको अलग अलग लोगों ने डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानने थे हम लोग? जे थॉम्सन मॉडल। एक हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज कॉल्ड एज अ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन किया था। एक्चुअली कैथोड रेज था, उसके अंदर आप लोगों ने देखा था एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कराया गया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बोलो हाँ या ना? उसको दोनों को मिला के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन किया था। आफ्टर दैट एक और डिस्कवरी था और एक और एक्सपेरिमेंट था दैट वाज द कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ई गोल्डस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी करी। आगे न्यूट्रॉन के डिस्कवर के बारे में देखोगे तो वहाँ पे हम लोग के बेरिलियम मेटल का, किसका? बेरिलियम एलिमेंट का एक हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन कराया था। ताकि चेक करना अपने नोट्स में, रिएक्शन कराया था और उसके अंदर हम लोगों ने एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, उनके द्वारा किया गया था और वहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था व्हाट वाज दैट अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और उसके थ्रू हम लोगों ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन किया था। सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा पूरा एक नॉर्मल जिस्ट मिला था बोर्स एटॉमिक थ्योरी से। ठीक ना? ये सारा कुछ आप लोग को डिस्कस करके बताया गया है और क्वांटा और क्वांटम का डिस्कशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हुआ था। ठीक ना? ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया था अलग अलग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटा या क्वांटम के डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन किया गया था। दिस वाज द बेसिक जिस्ट। एक बार मैं इसके बारे में पूरा होल एनालिसिस करूंगा कि कैसे कैसे चीजें आई थी। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ाया गया था जिसको मैंने लिखा दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेक्ट्रम। क्या था बोलो? स्पेक्ट्रम। चलिए एक बार हम सारे बात चीजों को एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या था। पहले आपके जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के अंदर चलिए बात करते हैं वहां पे क्या किया गया था। थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली बातें क्या हुई थी? दिस एक्सपेरिमेंट वाज आल्सो पॉपुलरली नोन एज द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, याद करना, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इसको कहे थे। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि वी हैव टेकन अ ब्लैंक वेसल, और सॉरी, we have taken a blank tube, glass tube for the experiment, and this tube was basically considered to be the evacuated tube. evacuated tube का क्या मतलब होता है हिंदी माध्यम शब्दों में? ये शब्द evacuation से आया है। evacuation का मतलब होता है किसी जगह को, evacuation का मतलब होता है किसी जगह को खाली करना। This was the vacant tube, okay? And that experiment was done जिसमें हम लोगों ने इसको एक सर्टेन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से लगाया था। फाइनल में इसके कंक्लूजन पे आता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला था।
ये प्लस और ये माइनस। आप लोगों को पता है कि इनविजिबल रेज जो कि माइनस से प्लस की ओर ट्रांसफर हो रहा था, किससे किसकी ओर, जरा बताओ, माइनस से प्लस की ओर ट्रांसफर हो रहा था, एंड दैट रेज वाज कॉल्ड एज अ कैथोड रेज। कौन सा रेज कहला रहा था बोलो? कैथोड रेज कहला रहा था। ठीक है, कैथोड रेज जब डिस्कवर हुआ, ये किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, ये जो आप लोगों ने कैथोड रेज डिस्कवर किया था उसमें तमाम बातें होंगी, जैसे कि मैंने कहा था ये इनविजिबल था, तो यहाँ पे आपने एक लेयर लगाया था किसी का, एंड दैट वाज द इल्यूमिनेटिंग लेयर। इल्यूमिनेटिंग लेयर था, और वो लेयर था जिंक सल्फाइड का, जिसके कारण आप देख रहे थे यहाँ पे स्पार्क्स नजर आ रहे थे, क्योंकि रेस तो इनविजिबल है, तो दिखाई कैसे दे रहा था? बिकॉज ऑफ दैट स्पार्क। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? कंक्लूजन क्या निकला था? क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमें डेटा मिल गया था क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में? नहीं, हमें एक्चुअली मिला था, इसका कंक्लूजन में निकला था स्पेसिफिक चार्ज। क्या निकला था बोलो? स्पेसिफिक चार्ज, जिसका डेटा कुछ इस प्रकार से था, Q/m, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, चार्ज टू मास का रेशियो, दैट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी का डेटा निकल के आया था। ठीक है, और ये किसके लिए एप्लीकेबल था? ये इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए बताओ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल। बट क्या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ से हुई थी? नहीं, यहाँ स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू निकल के आया था, दैट वाज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो फर्दर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट था, और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को मिला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9.1 इंटू 10⁻31, सॉरी, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये किसने दिया था? मिलिकन ने दिया था, जबकि जे थॉमसन ने तो स्पेसिफिक चार्ज की डिस्कवरी करी थी, और स्पेसिफिक चार्ज का डेटा जो निकल के आया था, Q/m का रेशियो, दैट वाज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यहाँ पे जो चार्ज निकल के आया, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो चार्ज आया, इस चार्ज को जब जाके यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आया था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। कितना आया था बोलो? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। And by these two experimental एक्सपेरिमेंट डेटा से हमें फर्दर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंफर्म होती है, एंड दैट वाज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज -1.6 into 10⁻19 coulomb, whereas the mass of electron was 9.1 into 10⁻31 kg, and the specific charge, that is Q/m ratio, was 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी। ये तीन बेसिक बातें कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट से निकल के। हम लोग कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट को डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे, वी आर जस्ट फाइंडिंग द कंक्लूजन, जिसपे हम लोग पहुंच के हम लोगों ने इन तीनों बातों पे डिस्कशन कर लिया था, और बात किया था कि ये सब चीजें हम लोगों को कहाँ से मिली थी? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से मिली थी। और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है, और जे थॉमसन को ये श्रेय दे के हम लोग आगे निकल जाते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और इनकी वजह से मुझे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जानकारी हुई। ओके, कुछ एक स्पेसिफिक बात है, क्या ये कैथोड रेज, क्या ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था? नहीं, मतलब अगर इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल कर दो, इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहा था? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था, यस, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये माइग्रेट कर रहा था। क्या कर रहा था? माइग्रेट कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये घूम रहा था, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डेविएट हो रहा था, फील्ड में ये डेविएशन शो कर रहा था। हाँ, किधर डेविएशन शो कर रहा था? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। टुवर्ड्स कौन सा प्लेट, जल्दी बताओ? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये बात भी मैंने बताया था आपको। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या ये शो कर रहा था? यस, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये भाई साहब गोल गोल अपना सर्कुलर सेक्शन बना के घूम रहे थे। इट वाज मेकिंग अ सर्कुलर लूप व्हेनेवर इट वाज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहा था, और हम लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू निकाल के लाया। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने किसकी किया था? और याद है आप लोग को मैंने बोला था कि ये जाके
स्पार्क करता है जिंक सल्फाइड लेयर के पास। और एक मैंने शब्द यूज किया था परफोरेटेड कैथोड। कौन सा कैथोड जल्दी बताओ? परफोरेटेड कैथोड। जहां पे कैथोड में छोटे छोटे छेद बने हुए थे, उससे कैथोड रेज निकल के जब जिंक सल्फाइड के लेयर पे स्ट्राइक कर रहा था, वहां पे स्पार्क्स नजर आ रहा था। और ये जो स्पार्क नजर आ रहा था, दैट वाज बेसिकली बिकॉज ये अपना एक प्रोसेस शो करता है, उसे हम लोग कहते हैं केमिलुमाइनेशंस। इस प्रोसेस को शो कर पा रहा था कौन? जल्दी बताओ। ये कैथोड रे शो कर पा रहा था। तो ये सारे के सारे वो डेटाज हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा था किससे? द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के अंदर। और हम लोगों ने यहाँ से डिस्कवरी किया किसका? डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया किसका? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो जे थॉमसन को ये श्रेय दे के हम आगे निकल गए। उसके बाद ई गोल्डस्टिन आ गए थे। क्या आ गए थे बोलो यहाँ से? ई गोल्डस्टिन आ गए थे। ई गोल्डस्टिन आए, इन्होंने किसके बारे में किया था? दैट एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड एज अ कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। रेज एक्सपेरिमेंट। और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा क्या निकला था? यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाती है। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाती है। और ये निकला था, ये कहाँ से कहाँ गया था? इट गोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड टू किधर जल्दी बताओ? कैथोड। नेचर ऑफ गैस पे ही डिपेंड कर रहा था। हाँ, नेचर ऑफ गैस पे ही डिपेंड कर रहा था। नेचर ऑफ गैस पे ही डिपेंड कर रहा था। यहां भी फाइनली स्पेसिफिक चार्ज ही निकला था। क्या निकला था? स्पेसिफिक चार्ज। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, स्पेसिफिक चार्ज ही निकला था। बट स्पेसिफिक चार्ज सबसे लार्जेस्ट अमाउंट किसका था, या सबसे लार्जर वैल्यू किसका था? आप लोग याद है? ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता, हाइड्रोजन गैस का था। और हाइड्रोजन गैस के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होते हैं। इस कारण से यहाँ पे डिस्कवरी प्रोटॉन की हो जाती है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन वाज plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb, whereas the mass of proton was 1.66 into 10 to the power of minus 27 grams kilograms। ये आपका क्या निकल गया था? मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकल गया था। यहाँ भी स्पेसिफिक चार्ज ही निकला था, तो यहाँ हम लोग ई गोल्डस्टिन के नाम को दे देते हैं। उसके बाद हम लोग के पास एक एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज बेसिकली अबाउट जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट। जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने किसके एटम पे किया था? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम 429 होता है। इसमें जाके इन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया था, हीलियम 224। इससे क्या बना था? कार्बन 6 to 12, देखो 4 6, और यहाँ से N01 और कुछ एनर्जी निकली थी। ठीक ना? और ये जो निकला था, दिस पार्टिकल वाज कॉल्ड एज अ न्यूट्रॉन। मैंने बताया था आपको कि वहां पे इन्होंने एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन कराया था। कैसा रिएक्शन कराया था? रेडियो एक्टिव रिएक्शन कराया था। इससे किसकी डिस्कवरी हो जाती है? न्यूट्रॉन की। What was the charge of neutron? It was 0. What was the mass of neutron? That was 1.67 into 10 to the power of minus 27 किलोग्राम। इन तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3 पार्टिकल्स डिस्कवर हो जाते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रॉन, और क्या जल्दी बताओ यहाँ से? द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है। ये तीनों पार्टिकल का डिस्कवरी जब हो जाता है तो पूरी दुनिया में ये चर्चा रहने लगती है। दिस वाज कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और याद है, बहुत स्पीडली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चे ये बातें जानते हैं कि ऑलरेडी क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किसने कर दिया? जे थॉमसन ने, ई गोल्डस्टिन ने, और किसने कर दिया? जेम्स चैडविक ने कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने क्लेम क्या किया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। यूनिट ऑफ मैटर, ये हमने नहीं कहा था, ये डाल्टन ने कहा था। बट इस बात को, इस क्लेम को फर्दर वेरीफाई किया गया और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज हुआ, वेदर द एटम इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट यूनिट और देयर इज ऑल्सो सम यूनिट्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। मतलब एटम सबसे छोटा है क्या, या उसके अंदर रह रहे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उससे भी छोटे हैं, और उससे भी छोटे आपको चीजें मिले थे, और कौन कौन सी, आपको कौन कौन से पार्टिकल्स मिले थे? दैट पार्टिकल्स विच रिसाइड इनसाइड द एटम। ये एटम है तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मिले, जिन्हें हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, जिन्होंने हम लोगों ने नाम दिया प्रोटॉन का, जिन्हें हम लोगों ने नाम दिया न्यूट्रॉन का।
यहाँ पे किसकी इसकी डिस्कवरी होगी, जल्दी बोलो यहाँ से, द इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, फिर चर्चाएं बढ़ी आगे। वो इतिहास का वो दिन आया जहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने फर्दर एक और एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज कॉल्ड एज अ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक कैविटी लिया था रेडियो एक्टिव सैंपल का। इसका लिया था बोलो, रेडियो एक्टिव सैंपल का, एक्टिव सैंपल का। और यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल को रख के, याद होगा आप लोगों को, वहां से यहाँ पे एक अल्फा बीम रेज निकला था क्या, और अल्फा बीम रेज जो जाते हैं वो पास ऑन करते हैं इस गोल्ड फॉइल को, और कुछ लोग सीधे निकल जाते हैं, कुछ एक सर्टेन टर्न ले लेते हैं, और एक यू टर्न ले लेता है। और इससे पूरा आइडिया लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक कंडेंस पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बोलो, कंडेंस पॉजिटिव चार्ज है। और इस कंडेंस पॉजिटिव चार्ज को हम लोगों ने नेम दिया था न्यूक्लियस का। किसका नेम दिया था बोलो, न्यूक्लियस का। और यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो जाती है, और ये कहते हैं कि किसी एटम का सेंटर हिस्सा जो होता है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज बेसिकली द न्यूक्लियस। और फर्दर यहाँ से, यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, और इन्होंने कहा था ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। कैसा चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, स्फीयर है। ये किसने कहा, ये रदरफोर्ड ने कहा। बट ये एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, इस दौरान दो चीजों का और चर्चा चला था काफी डिटेल से। वो चर्चाएं ये थी कि क्या ये अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे क्यों नहीं गए यहाँ पे, क्या सीधे इसके पास आके स्ट्राइक किए, नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स पहले ही रिटर्न हो गए थे, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके तब डेविएट किए थे। मतलब कोई भी सरफेस ऑफ न्यूक्लियस को टच नहीं कर रहा था। मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ डी नॉट आर नॉट डिस्टेंस, और इसको कुछ मान लेते हैं डी नॉट डिस्टेंस। मतलब ये पार्टिकल कभी भी इसके सामने आमने नहीं गया, कुछ देर पहले ही रिटर्न हो गया। दिस डिस्टेंस वाज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से जाना था। एंड दिस डिस्टेंस वाज कॉल्ड एज अ इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर याद हो तो ये मैंने बताया था डिटेल से आपको। और इम्पैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच का एक फॉर्मूला निकल के आया था। याद दिलाता हूँ क्या फॉर्मूला था। डी नॉट का फॉर्मूला था बेटा, इट वाज 2kZe स्क्वायर बाय हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू वी ऑफ अल्फा का स्क्वायर, या फिर 2kZe स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये निकला था डी नॉट का डेटा। वेयर एज अगर मैं इसकी डेविएशन एंगल को थीटा मान लूँ कि कितने पार्टिकल कितने एंगल पे डेविएट कर रहे हैं, तो आर नॉट का डेटा निकल के आया था आपका, दैट वाज 2kZe स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी कॉट थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला निकल के आया था किसका, इम्पैक्ट पैरामीटर का। एंड दिस फॉर्मूला वाज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज DOCA, और इसको इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। ये दोनों चीजें निकल के आ गई थी, किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में निकल के चली गई। ठीक है, और उसके बाद एक ग्राफ के बारे में डिस्कशन हुआ था, जहां पे हम लोगों ने कहा था कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ एक बनाया था, डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ बनाया था, जो कि इनवर्स का ग्राफ बना था। ये भी चेक कर लेना, आपको सब कुछ वहां पे मिल जाएगा अपने नोट्स के अंदर। मैं फिर से बता रहा हूँ, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट इन द कम्प्रिहेंसिव फॉर्म। हम डिटेल फॉर्म में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं कि हमको सब कुछ रिवाइज करना है वापस से, जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये दो चीज़ें पढ़ी थी इस तरीके से। फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पे रदरफोर्ड ने कर दिया, तो हम लोगों ने 5 साइंटिस्ट के बारे में बात कर लिया, जे थॉम्सन, ई गोल्डस्टिन, जेम्स चैडविक, मिलिकन भी आए थे बीच में। उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, ई गोल्डस्टिन, सॉरी रदरफोर्ड के बारे में। बट इनके अंदर एक शॉर्टकमिंग भी था इनके एक्सपेरिमेंट में। क्या बोला था कि न्यूक्लियस सेंटर पार्ट है किसी भी एटम का, ओके सही बात है। और इन्होंने साथ ही साथ क्लेम किया था द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी थी, इनके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग।
उन्होंने कहा था कि ये बात सरासरी गलत है कि आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है। अगर ऐसा करेगा तो इलेक्ट्रॉन लगातार एक एनर्जी को रिलीज करता जाएगा, और कोई चीज अपनी एनर्जी को लगातार रिलीज करता जाएगा तो वो थक हार के that will going to reduce the length of the circumference of electron, and finally that will going to fall down inside the nucleus। ये किसने कहा था? ये कहा था जे थॉमसन ने, सॉरी, ये कहा था मैक्सवेल ने क्लेम कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारा का सारा जाके किस में गिरेगा? न्यूक्लियस में गिरेगा। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज हुआ रदरफोर्ड के मॉडल पे कि ये सच में ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर इनकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी को तो मान लिया गया, पर इनके स्ट्रक्चर फिर से क्वेश्चन मार्क राइज कर दिया गया था। और जैसे क्वेश्चन मार्क राइज किया गया तो इनकी एटॉमिक मॉडल को कोलैप्स कर दिया गया, इनके एटॉमिक मॉडल को मानना बंद कर दिया। बट न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो हो चुकी थी। अब इतनी चीजें डिस्कवर हो चुकी हैं, हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, हमने प्रोटॉन किया, हमने न्यूट्रॉन कर लिया, हम लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज निकाल लिया, हम लोगों ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस निकाल लिया, बट इनके बावजूद भी अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला था जहां पे एक्सपेरिमेंट ये बात कंफर्म कर रहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यही होता है। इन सब को जीतते हुए एक साइंटिस्ट आते हैं भगवान के तौर पर, उनका नाम होता है नील्स बोर। क्या नाम होता है बोलो? नील बोर। और नील्स बोर आते हैं और वो बोलते हैं देखो भैया, एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके चलते इन्होंने इनकी मदद से कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज निकले जिसकी मदद से ये बात कंफर्म हो पाया कि देखो यही सच में स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, किसके? न्यूक्लियस के। बढ़िया बात है, बट लोगों ने पूछा ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इन्होंने बोला ठीक है, हो सकता है। इन्होंने कुछ डेटा देना चालू किया। मैं लिखूं क्या डेटा को? बोला जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक सर्टेन स्पीड से घूमेगा, एंड दैट स्पीड इज 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये कौन बता बोलते हैं आके? ये बोलते हैं कौन? द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली गिवन बाय दिस, जहां पे z आपका एटॉमिक नंबर है और n आपका नंबर ऑफ शेल होता है। नंबर ऑफ क्या होता है? शेल होता है। ये बात कौन कहते हैं जल्दी बताओ? बोर कहते हैं। सेकेंड, इन्होंने क्या किया था? रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। दैट वाज 0.529 इंटू 10⁻⁻11 n स्क्वायर बाय z, और मीटर करके इन्होंने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। थर्डली, इनकी मेजर कैटेगरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये हुआ कि इन्होंने बोला कि एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किसका था? दिस वाज द एनर्जी ऑफ शेल। एनर्जी ऑफ क्या जल्दी बताओ? शेल। सेल की एनर्जी इन्होंने प्रोक्लेम कर दी और कंफर्म कर दिया, देखो एनर्जी ऑफ शेल यही होता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे बोर क्या कहते हैं कि जो तुम कह रहे कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, सुनो मैक्सवेल भाई, ये बात गलत है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक फिक्स एनर्जी होता है, और वो एनर्जी इस फॉर्मूला से आता है, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जिनको जानकारी ना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूनिट है, जिसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी आया, किसके द्वारा एनर्जी आया जल्दी बताओ? ये एनर्जी है हर एक शेल का, और एनर्जी फिक्स होता है। कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी नहीं लूज करके गिर रहा, वो एक फिक्स एनर्जी पे घूमता रहता है। तो ये बात सुन के सबने अप्रिशिएट किया और एनर्जी ऑफ सेल कंफर्म हो गया, और यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया कि देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे करके स्टेबल हो पाता है। ये तीनों बातें उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रही होंगी कि वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी क्या निकल के आया था। ठीक है, फोर्थ वन, इन्होंने बोला कि टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बोले हाँ, 2πr बाई वी फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड का जो रेशियो होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक ना? फिर इधर इन्होंने फ्रीक्वेंसी भी निकाला, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड से निकाला। देखो रेडियस और वी का फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है, यहाँ पुट करके सारे बच्चे देखेंगे क्या आपके कॉपी में फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस और स्पीड का फॉर्मूला निकाला। फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने लिखा 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो यहाँ से ये आ गया। उसके बाद हम लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों ने क्या किया था बोलो? 2π/t किया था, और इसको लिखेंगे 2π इंटू 1/t, और 1/t को हम लिख सकते हैं 2πf। यहाँ से हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था बोलो?
angular frequency. We have calculated the frequency, we have calculated the time period, we have calculated the angular frequency. उसके बाद हम लोगों ने कहीं कहीं पे इसका, तो ये सारे के सारे डेटास हम लोगों ने निकाल के कौन से मॉडल से लेके आए थे, बोर्स मॉडल से लेके आए थे। तो अभी देखो अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे अब इस लिस्ट के अंदर नील बोर भी आ गए और उन्होंने आके ये कंफर्म कर दिया, देखो एटॉमिक मॉडल ऐसा कुछ दिखता है। हालांकि वक्त दूर नहीं था कि इस मॉडल को भी लोगों ने बाद में गलत माना और मतलब पार्शली राइट माना, गलत तो नहीं माना। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं और एक काफी ज्यादा अच्छा इक्वेशन आता है, जैसे मैंने कहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आने के बाद ये बात कंफर्म हो गया कि देखो एटॉमिक मॉडल एक्चुअली ऐसा नहीं, ऐसा दिखाई देता है। हालांकि ये तो अभी क्वेश्चन मार्क है, ये हुआ नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ ये सारे रिवीजन सेशन में ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि नील बोर ने यहाँ तक क्या बातें करी थी। ठीक ना, आपका कॉपी निकाल के प्लीज बैक टू बैक अपने कॉपी को आप देखते रहोगे, आपको चीजें हमेशा समझ में आती रहेंगी क्या क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद और भी यहाँ पे फॉर्मूलाज थे। मैंने करंट का भी फॉर्मूला निकलवाया था, मैंने एरिया का भी फॉर्मूला निकाला था, मैंने मोमेंटम का भी फॉर्मूला निकाला था। अब जाके चेक करोगे वहां पे सब कुछ प्रेजेंट आपको मिलेगा, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज वहां पे प्रेजेंट थे और ये चीज हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो ये सब तो चीजें बड़ी इजी थी, बहुत इजीली हम लोग निकाल दिया। मेजर टॉपिक कहाँ पे आता है, जहां से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट हो जाता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जहां से स्टार्ट हो जाता है, जहां से आपका डुअल नेचर एक्सपेरिमेंट जो था, डुअल नेचर एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट जिसको आप लोग कहते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे जाके चीजें बहुत ज्यादा बदलाव लेती हैं। और उसके बाद आप सबको पता है स्पेक्ट्रम नाम का टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने ये सारा पढ़ा था। ठीक ना, तो यहाँ से मेजर चीजें आएंगी, यहाँ से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है, डुअल नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये तो जो मैंने अभी कहा, इट वॉज द बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ एटम। एटम की हिस्ट्री कैसे बनी थी, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन आया था, कैसे फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद हम लोगों ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का डिस्कशन किया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हम लोगों ने बात किया कि न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस के बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद जब स्पेक्ट्रम आ गया तो यहाँ से चीजें बिल्कुल बदलने लगी। इसके बाद ही बेटा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, जहां पे डिटेल से हम डिस्कशन करते हैं एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, हाउ डज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स लुक लाइक। यहाँ पे बातें होती है कहाँ पर, जहाँ पे ये सब कुछ हम लोग डिस्कवर करके ऑलरेडी पढ़ के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। ठीक ना, कौन सी थ्योरी को जल्दी बताओ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को।